श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रोशन दैया, केमिस्ट्री पीजीटी। कल आपको मैंने बताया था मोलरता और मोललता के बारे में। आज हम जानेंगे नॉर्मलता के बारे में कि नॉर्मलता क्या है। नॉर्मलता को डोनेट किया जाता है एन से, तो नॉर्मलता देखिए, नॉर्मलता का अभिप्राय ये होता है कि 1 लीटर हमारे पास में सॉल्यूशन है, मतलब विलियन है। 1 लीटर विलियन में जो विलय के तुल्यांक की संख्या होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मलता। यानी कि नॉर्मली डेफिनेशन ये हो गई कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर लिख सकते हो, प्रति लीटर भी लिख सकते हो, या 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलय की तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। तो देखिए, इसका फार्मूला क्या हो गया। विलय की तुल्यांक की संख्या या मान अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का लीटर में आयतन। इससे हम जो है नॉर्मलता प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता इक्वल टू विलय की तुल्यांक की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अब देखिए, ये जो तुल्यांक की संख्या है ये क्या होती है, तुल्यांक की। तो देखिए, अपन जो तुल्यांक के बारे में समझते हैं कि जो ये तुल्यांकी का अभिप्राय है, जो हमारा द्रव्यमान है उस द्रव्यमान में एक नई टर्म आ गई हमारे पास में, ये EB। तो इस काम में यदि भाग दे दें तो हमारे पास में जो है वो तुल्यांकी आ जाएगी। तो देखिए, हम B के लिए निकालेंगे तो WB अपॉन EB। अब देखिए, नॉर्मलता N इक्वल टू विलय की जो तुल्यांक संख्या क्या हो गई, WB अपॉन EB है, तो ये EB आ जाएगा नीचे, EB और ये वॉल्यूम। तो हमारे पास में ये नॉर्मलता आ गई। अब देखिए, ये जो हमारे पास में एक नई टर्म आई है E की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, E की जो वैल्यू होती है, E उसकी वैल्यू दी नहीं रहती है, हमें कई बार अंक की क्वेश्चन में निकालनी पड़ती है। तो EB जो होगा वो आणविक द्रव्यमान में N का भाग दे देते हैं। अब यहां N क्या चीज है, देखिए, जो यहां N है वो अम्ल की
क्षारकता या क्षार की अम्लता या लवण की संयोजकता है, लवण की संयोजकता है। ये देखिए, जो यहां मैंने बताया ये जो N है, इसका अभिप्राय है या तो अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता या लवण की संयोजकता। जैसे यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं, लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए, हमें ये एक अम्ल है और इसकी हमको क्षारकता निकालनी, अम्ल की क्षारकता ज्ञात करनी। अम्ल की क्षारकता कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देखिए, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है और हाइड्रोजन इस फार्मूले में 2 है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस सल्फर का द्रव्यमान होता है 32, तो यहाँ ये हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 4 × 16, 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 64, इनका सम हो गया 98। अब देखिए, ये अम्ल है और किसी भी अम्ल की क्षारकता निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उससे उसकी संख्या को उसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ध्यान से समझिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो हम जो इसकी जो है क्षारकता कैसे निकालेंगे? इसकी क्षारकता निकालेंगे 98 में किसका डिवाइड करेंगे? 2 का। 2 का डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि जो अम्ल की क्षारकता निकालने के लिए अम्ल में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उसका उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें मैंने इसका 2 से मैंने ये इसका डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए ये 49 आ गया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जो है क्षारकता हमारे पास में आ गई 49। इसी प्रकार से आप क्षार की अम्लता भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपको पता है इसका जो द्रव्यमान कितना होता है 23 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो आपको पता है ये कितना हो गया टोटल, इसको अपन ऐड करेंगे तो ये हो गया 40। अब देखिए क्षार है, क्योंकि ये तो अम्ल है नहीं इस बार, तो मैंने क्षार लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक क्षार है, और जो अम्ल क्षार है उसकी अम्लता निकालने के लिए हमें OH समूह का डिवाइड करना पड़ेगा, और OH ग्रुप इसमें एक है, हाइड्रोक्सी समूह। तो 40 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ गया 40। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी अम्ल की क्षारकता या क्षारकता जो है उसकी अम्लता निकाल सकते हैं। अब देखिए एक तनुता समीकरण भी आपको याद रखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तनुता समीकरण। तनुता समीकरण, तनुता समीकरण क्या होती है? देखिए N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो ये जो है प्रथम विलयन का आयतन, ये दूसरे विलयन का आयतन है, ये नॉर्मलता है प्रथम विलयन की, ये द्वितीय विलयन की नॉर्मलता। तो हमने ये है जो है नॉर्मलता है, इसको अच्छी तरह से समझना है।
हमें अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता निकालनी आनी चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट लेंगे विलेयता। देखिए विलेयता क्या होती है। देखिए भिन्न भिन्न जो विलायक होते हैं उनमें विलय डिजोल्व होता है, तो उन विलायकों की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ धीरे धीरे डिजोल्व होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विलेयता। तो क्या डेफिनेशन हो गई कि भिन्न भिन्न विलय भिन्न भिन्न विलायकों में भिन्न भिन्न प्रकार से डिजोल्व होते हैं या घुलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पदार्थों की विलेयता। अब ये जो पदार्थ में विलेयता है वो हम पढ़ेंगे कि किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जब कोई ठोस को द्रव में विलय किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे ठोस का द्रव में। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कई बार हम लिक्विड को जो है लेकर उसमें जब सॉलिड डिसॉल्व करते हैं यानी ठोस को घोलते हैं, तो देखिए जैसे घोलते घोलते एक ऐसी कैपेसिटी भी आती है, ऐसी क्षमता आ जाती है जब विलय उसमें डिसॉल्व होना ही बंद हो जाता है। तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस या संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो देखिए आपको यह भी याद रखना है कि संतृप्त विलयन क्या है। संतृप्त विलयन निश्चित ताप और दाब की अवस्था में यदि किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो घोलते घोलते एक ऐसी क्षमता आ जाएगी जब वो घुलना बंद हो जाता है, तो उसको बोला जाता है संतृप्त विलयन। अब देखिए सबसे पहले हम जैसे ले रहे हैं ठोस का द्रव में, तो कोई भी चीज़ जैसे नॉर्मल आपको एग्जाम्पल तो इसका पता है ही है, नमक है, नमक को हम जल में डिजोल्व करते हैं, नमक और जल, नमक सॉलिड है और जो जल है वो लिक्विड है, तो ठोस का द्रव में। अब देखिए किन किन बातों पर निर्भर करता है वो हमको लेना। सबसे पहला जो है वो मेन है विलय व विलायक की प्रकृति पर। विलय व विलायक की प्रकृति पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। किस प्रकार से डिपेंड करता है, क्या मतलब हुआ इसका, विलय या विलय की प्रकृति पर। तो देखिए क्या होता है कि जितने भी ध्रुवीय विलय है, ध्रुवीय विलय वे ध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं। देखिए
ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय जो विलय होते हैं अध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं। समान होनी चाहिए प्रकृति। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज कीजिए जैसे ये ध्रुवीय विलायक है सोडियम क्लोराइड, ये ध्रुवीय विलायक है क्योंकि आयन से बना है, और वाटर एक सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक है। तो नमक जल में घुल गया। इसी प्रकार से अध्रुवीय विलायक, देखिए अपन बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ ठोस का द्रव में विलय। तो देखिए नमक ठोस है, ये द्रव है, हम इसी की बात कर रहे हैं फिलहाल ठोस का द्रव में। तो देखिए नमक में वाटर डिजोल्व हो गया, आयोडीन है, और आयोडीन जो है अध्रुवीय विलायक बेंजीन में डिजोल्व हो जाती है, ये बेंजीन, तो इसको बेंजीन में डिजोल्व किया जा सकता है क्योंकि आयोडीन भी अध्रुवीय विलय है और ये भी अध्रुवीय विलायक है बेंजीन, तो ये इसमें डिजोल्व हो जाती है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए जैसा कि अब दूसरा जो फैक्टर काम करेगा वो है तापमान, टेम्परेचर। देखिए स्टूडेंट्स, ठोसों को जब लिक्विड में या द्रव में डिसॉल्व किया जाता है तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ाने पर उनकी विलेयता कम भी हो जाती है और उनकी विलेयता घट भी सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। देखिए कैसे कि किसी भी मान लीजिए विलेय की विलेयता तापमान बढ़ाने पर कम भी हो सकती है या अधिक भी हो सकती है। जैसे आपने कोई ठोस पदार्थ लिया, उसको किसी विलेय लेकर विलायक में आपने डिजोल्व किया, उसको घोला और आपने टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया, तापमान बढ़ाया, तो या तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, अधिकांश केस में तो बढ़ती है, या उसकी विलेयता कम हो जाती है। जैसे एक ग्राफ के द्वारा समझाता हूं। ये देखिए इधर टेम्परेचर और इधर ले लेता हूं मैं इसकी विलेयता, यानी विलेयता तापमान बढ़ाने जो है तापमान के समानुपाती भी होती है, एस प्रोपोर्शनल टी या फिर रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल टी। तो देखिए जैसे मान लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, इसकी विलेयता टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तापमान के साथ साथ विलेयता भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट है, इसकी विलेयता भी तापमान बढ़ाने के साथ साथ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इसी प्रकार से पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो तापमान बढ़ाने के साथ साथ इनकी विलेयता भी बढ़ रही है। ध्यान से समझना, तापमान बढ़ाने के साथ साथ इनकी विलेयता बढ़ रही है, लेकिन सीरियम सल्फेट उसकी जो ये देखिए ये सीरियम Se2SO4 का होल थ्राइज, जो सीरियम सल्फेट है वो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसका मतलब कम भी होती है और अधिक भी होती है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए हम समझेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। सबसे पहले देखिए लेते हैं ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। उष्मा शोषी का मीन्स ये है कि उष्मा एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे ये देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, उसको मैंने जल में डिसॉल्व किया, जल में घोला, तो मेरे पास में जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। साथ में हीट जनरेट हुई, तो ये डेल्टा एच एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी। तो यहाँ पर इसका मीन्स ये है कि इसने उष्मा का एब्जॉर्वेशन किया या उष्मा का अवशोषण किया। तो उष्मा का अवशोषण हुआ। अब देखिए दूसरा है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो थी एंडोथर्मिक, ये है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक पहले वाली थी एंडोथर्मिक, ये है एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी। यानी जो उष्मा है उसका उत्सर्जन होगा। जैसे चूना होता है, उसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये माइनस डेल्टा एच। तो इसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो सीधा सीधा है कि तापमान बढ़ाने पर या तो विलेयता कम होती है या विलेयता अधिक हो सकती है। आपने उष्माशोषी उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में क्लास 10th में भी आपने स्टडी कर रखी है, 11th में भी आपने पढ़ा है, और ये वापस आपके काम आ रहा है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला जो फैक्टर था ठोस का द्रव में विलयन में, जो हमने देखा वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा फैक्टर है तापमान। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैस का द्रव में जो है वो किस प्रकार से विलयता होती है। गैस की द्रव में विलयता किस प्रकार से होती है वो देखिए। सोडा वाटर में लिक्विड होता है और उसमें गैस को डिसॉल्व किया जाता है। तो ये किन बातों पे निर्भर करता है? तो सबसे पहला जो है वो वही प्रकृति पर, नेचर, मतलब सेम वही बात है, विलय और विलय की प्रकृति। विलय व विलय की प्रकृति। विलय और विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में ही डिसॉल्व होगा। ध्रुवीय विलायक में ही डिसॉल्व होता है। जैसे मैं लेता हूँ, देखिए बात गैस की कर रहे हैं इसलिए मैं अमोनिया ले रहा हूँ, क्योंकि हम गैस को द्रव में डिसॉल्व करेंगे। और इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है H2O, तो पता है आपको ये डिसॉल्व हो जाता है तो क्या होता है NH4OH। तो ये ध्रुवीय विलय था गैस, और ये द्रव था विलायक, दोनों ध्रुवीय थे।
तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में ही डिसॉल्व होता है। और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में डिसॉल्व होता है। तो यहां देखिए अध्रुवीय विलेय कौन सा है, इसका एग्जाम्पल देना है। कोई ऐसी गैस जो अध्रुवीय विलायक, अब देखिए जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो कार्बन सल्फाइड में ही डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि कार्बन सल्फाइड जो है वो अध्रुवीय विलायक है। कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा अध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलायक भी डिसॉल्व हो जाता है, तो उसके कुछ स्पेशल कारण है, कुछ विशिष्ट कारण होते हैं। जैसे उसमें बंध है, कौन सा रासायनिक बंध है, तो उन पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर अधिकांश जो है ध्रुवीय विलायक में ही डिसॉल्व होता है। अध्रुवीय विलायक में ही डिसॉल्व होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, और अध्रुवीय विलायक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कार्बन सल्फाइड में डिसॉल्व होते हैं। तो प्रकृति पर निर्भर है। दूसरा है तापमान, टेम्परेचर। देखिए गैस को जब द्रव में डिसॉल्व किया जाता है और तापमान इंक्रीज किया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है, तो इनकी विलेयता सदैव घटेगी, इनकी विलेयता हमेशा वो है कम होगी। जैसे ग्राफ में समझाता हूं, ये देखिए, ये x, ये y, ये o। तापमान इंक्रीज करेंगे तो विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता हमेशा घटेगी। जैसे मेथेन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, या ऑक्सीजन ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, तो हमेशा जब गैस को द्रव में डिसॉल्व किया जाता है और तापमान इंक्रीज किया जाता है, तो तापमान का यही प्रभाव पड़ता है कि तापमान बढ़ाने पर, तापमान इंक्रीज करने पर जो होता है विलेयता जो होती है गैसों की, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है, कम होती है। अब हम बात करेंगे प्रकृति के बाद में टेम्परेचर के पश्चात हम जो मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो है हमारी दाब के ऊपर। दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। दाब पर ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। दाब पर प्रेशर पर देखिए, जब गैस को द्रव में डिसॉल्व किया जाता है और प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मेरे पास में ये एक पिस्टन है, इसमें गैस भरी है, या मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड भरा है, द्रव भरा है, और यहाँ गैस, ये गैस के अणु हैं। ये द्रव है और ये गैस है। अब मैं यहां से दाब बढ़ाता हूं, तो दाब बढ़ाने से क्या होगा?
जो गैसीय अणु हैं वो लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी दाब बढ़ाने पर जो होता है उनकी विलेयता बढ़ेगी। कब? जब गैस को द्रव में मिलाया जाता है। तो ये देखिए यहां ये गैस और द्रव दोनों के दोनों इसमें डिसॉल्व हो गए। तो दाब बढ़ाने पर जो गैसें हैं वो द्रव में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, विलेयता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। अब देखिए ये विलेयता जो बढ़ रही है, इस पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी। हेनरी ने नियम दिया कि दाब बढ़ाने पर हमेशा विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। तो P प्रोपोर्शनल S। लेकिन इसमें संशोधन किया गया, इसको मोल अंश में अभिव्यक्त किया गया कि जो प्रेशर होता है दाब, वो प्रोपोर्शनल होगा मोल अंश के, x की। मैंने पहले भी बताया था x का अभिप्राय मोल अंश है इस चैप्टर में। P इक्वल टू KHX। यहाँ जो KH है वो हेनरी स्थिरांक है, हेनरी कांस्टेंट या हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक या हेनरी कांस्टेंट। तो ये देखिए ये हेनरी का नियम है। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि हमेशा दाब बढ़ाने पर गैस को जब द्रव में विलय किया जाता है तो विलेयता होती है वो बढ़ती है, यानी जो दाब होता है वो मोल अंश के समानुपाती होता है। P इक्वल टू KHX और KH यहाँ पर आ गया हेनरी स्थिरांक। अब देखिए हेनरी के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हेनरी का जो अनुप्रयोग है उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला हमारे पास में कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमारे पास में, कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है उसमें गैस डिसॉल्व रहती है। लिक्विड में क्या होती है? गैस डिसॉल्व रहती है। जब इसको खोला जाता है तो दाब होता है वो कम होता है, तो ये जा के रूप में यहां से जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स बाहर आती है। तो सबसे पहला इसका हेनरी का अनुप्रयोग यही है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सबसे अच्छा उदाहरण है कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उसमें गैस में जो मिलाई जाती है तो उसके अंदर उसका जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो इंक्रीज हो जाने के कारण से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसमें डिसॉल्व हो जाती है। और जब जैसे हम उसको खोलते हैं या हिलाकर खोलते हैं तो उसमें दाब होता है वो कम होने के कारण से वो जा के रूप में बाहर आती है। दूसरा इसका जो उदाहरण ये है कि जैसे कोई व्यक्ति पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वहां पर दाब कम होता जाता है। दाब कम होने के कारण से वहां से ऑक्सीजन की भी कमी होती है, और ऑक्सीजन की जब उसमें कमी होती है तो वहां पर्वतारोही व्यक्ति को अनॉक्सिया रोग हो जाता है। अनॉक्सिया यानी उसके मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उसका मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर पाता, चक्कर आने लगते हैं, तो ये रोग कहलाता है अनॉक्सिया। क्योंकि
ऊंचाई में बढ़ने के कारण से वहाँ गैस जो थी, ऑक्सीजन गैस थी, उसकी कमी हो गई। दूसरा इसका अच्छा उदाहरण है जैसे गोताखोर होता है। तो देखिए पर्वतारोही जो होते हैं वो भी जो होते हैं साथ में ऑक्सीजन ले जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। और गोताखोर होते हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ में हीलियम मिलाकर उसको ले जाते हैं। तो जो गोताखोर होते हैं वो सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भरते हैं, उसको तनु करते हैं ऑक्सीजन को और ले जाते। क्योंकि इसका रीजन क्या है, देखिए जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाता है तो दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ने के कारण से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जितनी भी अन्य गैसें होती है वो रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ में वो कनेक्टेड होती है। और उसमें जब नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा होती है तो नुकसानदायक है। अब जब गोताखोर अचानक ऊपर आता है तो क्या होता है कि सेम वही कंडीशन होती है जो कोल्ड ड्रिंक्स में होती है, क्योंकि एकदम तेजी के साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और तेजी के साथ में जब नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो उसके अंदर श्वसन नलियां होती है, उसमें बॉन्ड्स रोग हो जाता है, बॉन्ड्स। तो श्वसन नलियों से संबंधित रोग हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बैंड्स डिजीज हो जाती है, बैंड्स रोग हो जाता है जो रेस्पिरेशन से संबंधित है। इसलिए गोताखोर जो होता है हमेशा सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस मिलाकर ले जाता है। तो ये इसके मुख्य अनुप्रयोग हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वाला हो गया, या पर्वतारोही हो गया, या कोई जो गोताखोर होता है जो समुद्र में नीचे तली तक जाता है, पेंदे तक जाता है, बॉटम तक जाता है, तो वो भी ऑक्सीजन के साथ में हीलियम ले जाता है, क्योंकि देखिए गैस है, द्रव में तो डिजोल्व होना ही है। अब देखिए एक आप कभी गूगल पे भी सर्च करना, 1960 की बात है ये, देखिए 1986 की बात है, 86 की। किलर लेक एक झील है जो वेस्ट अफ्रीका में है, वेस्ट अफ्रीका। किलर लेक, जो ये किलर लेक एक स्थान है जहां पर ये है, कहां पर, वेस्ट अफ्रीका में। वहां पर क्या हुआ था कि 1700 व्यक्ति एक साथ मर गए। तो वैज्ञानिकों ने उसके कारण ढूंढे, ना तो वहां पर कोई तूफान आया, ना कोई भूकंप आया। भाई भूकंप आएगा तो भी आपको वहां जो मकान गिरे मिलेंगे, कुछ न कुछ उसके अवशेष जरूर मिलेंगे। ना तूफान आया, एक साथ जो है 1700 व्यक्ति मर गए। तो उसका रीजन क्या था कि जो लेक थी, किलर लेक झील, उसके चारों ओर कोई अचानक वायुमंडल के अंदर क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण से सडनली अचानक कार्बन मोनोऑक्साइड के क्लाउड्स बन गए, बादल बन गए। तो वहां पर जो थी ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो गई, और अचानक ही कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता बढ़ गई। क्योंकि ये देखिए ये क्या, द्रव, और सांद्रता किसकी बढ़ गई, गैस की। तो उस कारण से 1700 व्यक्ति मर गए। तो ये भी एक हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। तो हमने देखा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, जो कोल्ड ड्रिंक्स, गोताखोर, पर्वतारोही और किलर लेक। तो अब देखिए जो हम पढ़ेंगे शुद्ध द्रव में वाष्प दाब। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो है शुद्ध द्रव में वाष्प दाब। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब पढ़ेंगे।
वाष्प दाब। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। देखिए जैसे एक वेसल्स लेते हैं, ये समझ लीजिए जार है, इस जार में मैंने कोई भी लिक्विड ले लिया, सपोज कीजिए ये मैंने लिक्विड ले लिया, अब मैं इसको हीट करता हूं, मैं इसको गर्म करता हूं। गर्म करने से ये व्हील जो है आपका वाटर है, ये यहां से वाष्पित हुआ और वापस यहीं ये संघनित हुआ और वापस इसी बर्तन में आ गया, क्योंकि ये बंद है। देखिए एक बंद पात्र है, इस बंद पात्र में जल है और इस जल को जब गर्म किया जाता है तो वाटर वेव्स बनी, वाष्प बनी और वाष्प वापस संघनित हुई तो ठंडी हो गई। तो इसी बर्तन के अंदर गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है और वापस ये स्थिति है। तो एक ऐसी स्थिति भी आती है जब कोई द्रव होता है वो वाष्प में बदलता है, या वाष्प जब संघनित होती है तो द्रव में बदलती है। तो इन दोनों की साम्य स्थिति, इन दोनों की साम्य स्थिति। तो देखिए ये जो वाष्प दाब है उनकी जो साम्य स्थिति पे किन किन बातों पे निर्भर करता है। देखिए सबसे पहला जो कारण है वो नंबर 1 ये है प्रकृति पर, प्रकृति पर वाष्प दाब प्रकृति पर निर्भर किस प्रकार से करता है, ये देखिए P प्रोपोर्शनल 1/F। यहां F से क्या अभिप्राय है, F से अभिप्राय यह है अंतरा आणविक आकर्षण बल, यानी एक प्रकार का फोर्स है, बल है। कौन सा बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। देखिए कोई भी पदार्थ में अंतरा आणविक आकर्षण बल जितना स्ट्रांग होगा, यानी इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अंतरा आणविक आकर्षण बल जितना मजबूत होगा तो उसके टूटने में भी उतनी प्रॉब्लम आएगी। तो जितनी ज़्यादा अपन हीट करेंगे तो उसमें उतनी प्रॉब्लम आएगी। तो जितना फोर्स मैक्सिमम होगा उतना ही वाष्प दाब कम होगा, जितना फोर्स कम होगा उतना जो है वो वाष्प दाब अधिक होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ईथर है, ईथर का वाष्प दाब अधिक होता है, ईथर जो है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। जबकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ईथर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसका वाष्प दाब भी कम होता है। तो प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा है इसके अंदर जो कारक काम करता है वो है तापमान। तो देखिए तापमान बढ़ेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो देखिए जब तापमान हम इंक्रीज करेंगे तो जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं, अणुओं के बीच में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण से वाष्प दाब भी इंक्रीज होगा, वाष्प दाब भी बढ़ता है। तो तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ता है। अब देखिए द्रव में वाष्प दाब बता रहे हैं, द्रव का द्रव में वाष्प दाब।
अभी हमने एक हेनरी का रूल पढ़ा था। हेनरी का रूल है P इक्वल टू के एच एक्स मोलन्स, एक्स का मीन्स मोलन्स, ये हेनरी का रूल था। अब देखिए जो है एक साइंटिस्ट था राउल्ट, कई बुक में ये राउले भी छपा है। राउल्ट का नियम, हेनरी का रूल क्या था, जो दाब होता है वो एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। राउल्ट का रूल भी यही है, P प्रोपोर्शनल एक्स। फिर क्या डिफरेंट हुआ, दोनों में क्या अंतर हुआ? तो देखिए जो हेनरी का नियम है वो कार्य करता है जब किसी ठोस को द्रव में मिलाया जाता है, जबकि यहाँ द्रव को द्रव में मिलाया जाता है। राउले का जो रूल है, राउले या राउल्ट का जो रूल है, वो द्रव का द्रव में विलयन के साथ में मिलाना है, जबकि ये जो रूल था हेनरी का, वो क्या था, गैस का द्रव में मिलाना। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी बात करेंगे। सपोज कीजिए कि आंशिक दाब, कोई भी विलयन है जो है उसमें दो विलयन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 1, एक ले लेते हैं 2, और आंशिक मोल जो है उसके अंदर एक का 1 ले लेते हैं, एक का ये ले लेते हैं x2, मोलंस 1 और दाब ले लेते हैं P1 और P2। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, P1 के लिए, P2 के लिए क्या लिखा जाएगा, P1 नॉट x1, P2 नॉट x2, ये लिखा जाएगा। P1 नॉट x1, P2 नॉट x2 लिखा जाएगा। तो ये देखिए, अब आपने पढ़ा जो डाल्टन का नियम, क्योंकि हम इसको मोलन्स में लिखें, तो देखिए डाल्टन का नियम क्या कहता है। अच्छी तरह से इसको वापस समझा देता हूँ, एक बार और देख लीजिए इसको। ये देखिए, जैसे अभी मैंने बताया आपको, P1 P2, यहाँ पर KH नहीं आएगा, क्योंकि हेनरी का जो नियम था उसमें KH आया था कांस्टेंट, और वो जो गैस और द्रव के सापेक्ष था, और ये जो है द्रव के सापेक्ष है। तो यहाँ P1 नॉट x1, P2 नॉट x2। अब देखिए डाल्टन के नियम से, डाल्टन के नियम से, इस नियम से क्या है कि ये जो कुल जो दाब है, वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, वो कितना होगा, P1 और P2 के योग के बराबर। देखिए ये डाल्टन का नियम है कि दोनों का जो वाष्प दाब है वो इन दोनों के योग, सम या एड के बराबर होता है। P1 की वैल्यू देखिए यहाँ क्या है, जो P1 की वैल्यू है वो यहाँ है P1 नॉट x1 प्लस P नॉट 2x2। ये देखिए, अब मान लीजिए मैं x के दो टुकड़े कर दूं, और तो इनमें से 1 माइनस x2 हो जाएगा x1 की जगह, यानी कि इसके मैं दो डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ x1 की जगह हम रखेंगे 1 माइनस x2। तो इसी समीकरण में देखिए मैं यहाँ रखता हूं P1 नॉट 1 माइनस
2 प्लस P2 नॉट x2। अब देखिए P1 नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया, P1 नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, P1 नॉट माइनस, फिर P1 नॉट को x2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आ गया P1 नॉट x2 प्लस, फिर ये देखिए P2 नॉट x2। तो ये क्या है, P टोटल कुल है, ये कुल वाष्प दाब है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए P1 नॉट मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, उसके बाद में यहां से मैं x2 कॉमन ले लेता हूं, x2 कॉमन ले लेता हूं, लेकिन P2 माइनस P1 लिख देता हूं, ये प्लस वाला पहले लिख देता हूं, प्लस P2, ये माइनस वाला बाद में लिख देता हूं, P2 नॉट P1 नॉट, और ये इसमें कॉमन आ गया x2। तो मेरे पास में इसकी वैल्यू ये आ गई। वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो। अब इसको यदि मोल अंश के रूप में लिखना चाहें तो देखिए, मोल अंश के रूप में कैसा लिखेंगे हम, मोल अंश के रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो होता है कि जैसे मान लीजिए आपने गैसीय समीकरण पढ़ी होगी, गैसीय समीकरण क्या होती है, गैस समीकरण PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। अब यहां देखिए, यहां सपोज कीजिए हमें, अब इस समीकरण के अकॉर्डिंग मैंने कोई भी एक जो द्रव है उसमें P1 मान लिया और आयतन उसका V है, यहाँ N1 मान लिया, R और T कांस्टेंट रहेंगे, अपॉन P टोटल यानी कुल V इक्वल टू, अब कुल जब यहाँ कुल वर्ड आ गया तो N1 प्लस N2 R T। अब इन दोनों को मैं जब डिवाइड करूंगा इसमें ये, तो ये देखिए आयतन से आयतन कैंसिल हो गया और ये RT से RT कैंसिल हो गया। तो मेरे पास में आ गया P1 अपॉन PT इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया P1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, और ये इसमें हो गया PT। अब देखिए इसको हम y मान लेते हैं तो ये हो गया P1, यहाँ मोल अंश को अब इस बार हमने मान लिया y, तो हम लिख सकते हैं y1 PT। तो ये देखिए राउले या राउल्ट का नियम, राउले भी लिखा रहता है। तो आपने देखा कि राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, एक एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि राउल्ट का नियम क्या है और हेनरी का नियम क्या है। इसमें कुछ गैसीय समीकरण और डाल्टन का नियम भी हमारे इसमें काम आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से समझते रहिए, और आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट्स करते रहिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें और दूसरों को भी इस एजुकेशन का लाभ दूर तक पहुंचाएं।